हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो, क्या हो गया? गुड इवनिंग, नमस्ते 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 एवरीवन। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। गुड इवनिंग, लव यू ऑल। हाँ, यस यस यस। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जय बैच में। वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 9 हम लोगों को आज करना है। और हाँ, कहाँ है मेरे इंटरप्रेटर? जल्दी से बताइए क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये चल गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे क्लास हो चुके हैं। यस, हाँ, कल हम कमाया, हाँ, 200 रुपया कमाया है, 200। हाँ, यस। अब कुछ दिनों में करोड़पति बन जाएंगे हम। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। चलिए भाई, कई सारे बच्चे हमारे पास जुड़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में, हाँ बहुत सही। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने अपने एडवांस के क्वेश्चंस करे थे वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। तो मैंने अभी वो वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे एडवांस वाले, उसको फॉर द टाइमिंग अभी हम लोग होल्ड पर रखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी हम लोग चलेंगे अपने पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट पर और रिलेशन बिटवीन एफ एन यू। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो हम लोग, देखो यही वाले आपके 2-3 सवाल बचे हुए थे ना। एक एक ईठो है, एक ईठो है, एक ईठो है। इसमें भी अभी जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे, इसमें भी एक हमारे पास एडवांस का है, ये भी एडवांस का है। ये देख के ही बच्चों का मन नहीं करेगा, ये एडवांस का है। ठीक है, यस। और फिर हमारे पास ये भी एक एडवांस का, कई क्वेश्चन एडवांस के देख के ही घिन मचा देंगे आपको। जैसे ये वाला है 2015 का एडवांस का सवाल है, कई बच्चे इसको देख के कहेंगे ओ माय जी नहीं हो पाएगा जी। तो हमें अभी एडवांस के सवाल और करने हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका एडवांस का सवाल है, और कोई भी एडवांस का सवाल है क्या? एक ये आपका एडवांस का सवाल है, और आपका ये एक एडवांस का सवाल है, और एक ये एडवांस का सवाल है, और कुछ नहीं है। यस, ठीक है। तो आइए, हाँ, निखिल सर गुस्सा हो गए? क्या हो गया जी? हाँ, निखिल सर के साथ क्या हो गया? हाँ, अरे बताओ, क्या कर दिया तुम लोग? अरे निखिल सर की तो क्लास ही नहीं हुई, गुस्सा क्या? कल गुस्सा हुए थे? हाँ, इधर उधर का थोड़ा सा मसाला दे दीजिए यार। हाँ, पढ़ाई पढ़ाई थक गए हैं। यस, हाँ, वॉइस क्रैक नहीं कर रही वो, हम कर रहे थे हाँ, यस, हाँ, ऐप क्रैश हो गया था तो फिर गुस्सा क्यों हो गए? तो ठीक है, मतलब ये वाला सिचुएशन मेरे को समझ आया कि ऐप क्रैश हो गया, लेकिन गुस्सा क्यों हो गए? ये तो बताओ। ये तो कोई रीजन नहीं है गुस्सा होने का। हाँ, तुम लोग कुछ किए होगे। हाँ, बताओ। तो ऐप क्रैश हो गया तो क्या हुआ? हाँ, अच्छा, टाइम, ऐप क्रैश की वजह से टाइम वेस्ट। अच्छा, 1 घंटा वेस्ट हो गया था इसलिए गुस्सा हो गए थे मैं होता तो भाई ना यही बात, बीच क्लास में ब्रेक मिला है, जैसे बच्चों को मजा आता है वैसे टीचर को भी आता है भाई, बोलने वाली बात है। ठीक है, हाँ, स्पैमर्स होंगे और क्या। ठीक है भाई, तुम्हें दिखा रहे हो गुस्सा, गुस्सा आराम नहीं आ मजा आ रहा। यस, आराम कर रहे होंगे 1 घंटा। ठीक है, स्पैमर्स होंगे वो, हाँ स्पैमर्स। यस, ठीक है जैसे बीच में तुम्हारी क्लास अभी चलते चलते कैंसिल हो जाए तो तुम्हें भी लगेगा हटाओ यार नहीं पढ़ना था आज। हाँ, वैसे ही उनको भी मिला तो है ना ब्रेक। यस, ठीक है। स्पैमर्स वाला गुस्सा रियल हो सकता है भाई, वो तो इरिटेट कर देते हैं। क्या चाहिए था स्पैमर्स को? जल्दी से बताओ, फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। हाँ, बताओ बताओ। हाँ, स्पैमर्स क्या कह रहे थे? होमवर्क क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे, और क्या। हाँ,
सिर्फ एडवांस की करते रहेगा, थोड़े से और भी चीजें पढ़ ले। 8 लेक्चर दिए थे मैं खत्म करने के लिए, अभी तो 9 पे। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा है, पावर पढ़ा है। हाँ, आगे भी पढ़ना जरूरी है। हाँ, यस, सीरियस। हाँ, क्या था? ऐसे ही गुस्सा हो गए थे। हाँ, स्पैमर्स क्या कर रहे थे? अच्छा, अब्यूज कर रहे थे। ओहो, इन स्पैमर्स का भी क्या किया जाए भैया, क्या किया जाए। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम समझा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ हाँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, समझा देंगे। ठीक है, देखो स्पैमर्स को तो रोका जा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये बहरूपिया होते हैं, कभी अचानक से डाउट पूछेंगे, सर ये मोल्स मतलब क्या होता है, उसी में गाली दे देंगे। तो इनका भरोसा नहीं है, लेकिन एआई भी नहीं पकड़ पा रहा है इनको। ठीक है, 5 दिन तक अच्छा बिहेव कर रहा है, एआई कह रहा है वेरी गुड स्टूडेंट, पता लगा एआई को कर आ रहे हैं, है ना। तो कोई भरोसा नहीं है बच्चों का, कभी भी सनक जाते हैं हमारे बच्चे। ठीक है, चलिए भाई, ये क्या 60 करोड़ क्या है? ये क्या है? हाँ, कौन दे रहा है 60 करोड़? इंटरेस्ट क्लास में से जाके 60 करोड़ पर चिपक गया हमारा। यस, हाँ, अरे बताओ कहां है 60 करोड़? आप क्लास वाला नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, 60 करोड़ कमाने की बात कर रहे थे। कौन? 7 करोड़, अच्छा। लालच हमारा बढ़ा दिए तुम लोग यार। हाँ, तरुण सर की इनकम, ओ हाँ, वैसे हो भी सकती है भाई, हो सकती है बंदे की। अब वो देखो, रियलिटी तो वही बताएंगे, हमें क्या पता भाई। लेकिन हाँ, जैसे तुम ये लोग यहां से लप्पे मार रहे हो, वैसे हमें भी अगर लगाए तो हो तो सकती है। 60, राइट, 60 करोड़। हाँ, हम तो करोड़ भी बोल रहे हैं तो भाई जुबान लड़खड़ा जा रही है, हमें तो मिल भी नहीं सकते। करोड़, करोड़। हाँ, सीआर बोलते हैं, ये सही है। चलिए चलिए चलिए। हाँ, हो भी सकते हैं भाई, बिल्कुल सही गैस मारा है तुमने, वो तो आप सर ही बताएंगे, लेकिन हाँ, इसी का राउंड ही होगी। ठीक है, 60 करोड़ दिन का, हाँ हाँ, दिन का नहीं, 1 घंटे का यार, कम मत कर पैसे सर के। हाँ, आ जाओ भाई, अब सारे बच्चे सीरियस लिखिए। ठीक है, आ जाओ आ जाओ सारे बच्चे। हाँ, बस बहुत खुशी हो गया है बच्चों को। अब आइए, चलो भाई स्टार्ट किया जाए। तो अब जो हमारे पास वो एडवांस के सवाल थे, उसको अभी के लिए हम होल्ड करेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि लेकिन ये कराएंगे नहीं। ये वाला हमारे पास, ये वाला, इसके साथ अभी कुछ और एडवांस के सवाल और जुड़ेंगे, तो वो आपको मिल जाएंगे। हम लोगों ने काफी सारे अच्छे अच्छे सवाल कर लिए, उसका आपको टेंशन वाली बात नहीं है। जितना सोचना आपको, मतलब एक थॉट प्रोसेस बनना चाहिए था, वो आपका थॉट प्रोसेस वहां से उन सवालों से बन जाएगा। अब प्रैक्टिस धीरे धीरे चलती रहेगी, 1.5 साल तक, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। देखो, अभी तक हम लोगों ने वर्क के बारे में बात कर ली, काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली। अब दूसरी हमारे पास बात आती है, अच्छा मैं आपको ये वाली बात बता देता हूं कि जो आज हम लोग पढ़ने वाले, ये वाला पार्ट आपके स्कूल में नहीं है। ठीक है, जो हम लोग चीजें करने वाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में, वो आपके स्कूल में पार्ट नहीं होता है। ये आपका प्योरली जेई मेंस, आप देखेंगे जेई मेंस में भर भर के सवाल है, प्लस ये आपके एडवांस में भी भर भर के सवाल है। अगर आपको लग रहा हो सर ये क्या एडवांस में भी आता है, तो ये जो गंदा सा मैं सवाल तेरे को दिखा रहा था, ये एडवांस का ही सवाल है। और ये वाला जो भी तेरे को सवाल दिख रहा है, ये भी तेरा एडवांस का ही सवाल है। ये जो सवाल दिख रहा है, ये भी तेरा एडवांस का सवाल है, ये भी तेरा एडवांस का सवाल है, और ये सब्जेक्टिव एडवांस का सवाल है। तो डेफिनेटली इस वाले पार्ट से एडवांस ने भी भर भर के सवाल पूछे हैं। ठीक है, भर भर के सवाल पूछे। तो हमें जो चीजें पढ़नी है उसको ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास सारे बच्चे प्लीज सीरियस रहिएगा, मैं आपकी 1 मिनट चैट रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे शायद इसको कहीं मिस ना कर दें। ठीक है, तो पहली बात आपको क्लियर हो गई कि स्कूल में ये वाला पार्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हमें यहां पर अप्रोच कैसी रखनी है? कैलकुलेटिव अप्रोच रखनी है। ठीक है, कुछ चीजों की डेरिवेशन आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में जाएंगे, जब हम लोग जैसे मैंने अभी अर्थ बना रखा है, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी फॉर्मूले पर अभी आपको ध्यान रखना है।
समझाऊंगा मैं उस फॉर्मूले को, लेकिन उसकी जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो आपको कहां से मिलेगा, वो आपको ग्रेविटेशन जब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब आपकी और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती क्या है जरा ये समझना। व्हेनेवर देयर इज एन इंट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, हमारे पास अब अच्छा इसको ना ऐसे ध्यान से समझना, हमारे पास दो प्रकार के फोर्सेस थे, एक कंजर्वेटिव फोर्सेस थे और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थे। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी by virtue of its position, by virtue of its position, of its position, ठीक है, कि वो कहां पर है, उसकी वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड योर पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज कॉल्ड योर पोटेंशियल एनर्जी। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना यार। देखो, किसी पार्टिकल के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वो ढूंढने में कोई दिक्कत, या मतलब पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज चल रही है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज चल रही है, अगर मान लो आपको दिख रहा है कि एक कार है वो v स्पीड से चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी देख के बता देगा इस चीज को। अगर मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कार मेरे को हमेशा रुकी हुई दिख रही है तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी 0 है, अगर चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर मैं इस पेन की बात करूं तो क्या इसके पास कोई एनर्जी आपको दिखाई दे रही है? देखो, एक होती है हमारे पास साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक लैंग्वेज में उस चीज को बताना, और एक होता है कॉमन लेम लैंग्वेज में बेसिक तरीके से बताना। तो मैं पहले बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। सारे बच्चे बताना, इस पेन के पास कोई एनर्जी अभी आपको दिखाई दे रही है? इस पेन के पास कोई एनर्जी है? बोलो भाई, इस पेन के पास कोई एनर्जी है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि ये तो रुका हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी के सेंस में सोच रहे हो। लेकिन अब जरा ध्यान समझना कि मान लीजिए मैं किसी भी बॉडी की बात कर रहा हूं इस प्रकार से। अब होता क्या है ना, बच्चों को ये लगता है, बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि इनविजिबल एनर्जी है, आपको दिख नहीं रही है। इसके पास कोई एनर्जी है क्या? यहां पर कोई ये चीज पड़ी है, इसके पास कोई एनर्जी है क्या? आपको लगेगा नहीं है, रुकी हुई है, कोई फील नहीं आ रही। सर मैंने कहा कि अगर मान ले किसी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होएगी तो वर्क डन हुआ, है ना। अब ये चीज सोचना कि मैंने इसको जैसे ही छोड़ा ये तो नीचे चला गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बनी कैसे? कुछ ना कुछ तो इसके बाद पहले कोई एनर्जी हुई होगी ना जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, आया ना। पोटेंशियल एनर्जी की इनविजिबल एनर्जी है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये अर्थ की फील्ड में, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ एक पर्टिकुलर रीजन तक किसी चीज को खींच के अपने पास ला सकती है। तो अगर आप उसकी फील्ड में इसको रखोगे तो ये अपने आप मूव कर रहा है। मैंने इसको धक्का नहीं दिया है, मैंने इसको फेंका नहीं है, मैंने इसको छोड़ा, ये अपने आप गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? ये काइनेटिक एनर्जी आ कहां से रही है? इसके पास इस पोजीशन पर, ध्यान समझना, अर्थ के सरफेस से ये किसी लेवल पर है। तो अगर मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं तो इसके पास एक एनर्जी थी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये चल रही होती तो मैं काइनेटिक बोलता, लेकिन ये किसी फील्ड में हमारे पास एक पड़ा हुआ है, इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। अब ये सारे पॉइंट लिखवाऊंगा, तो इसके पास एक एनर्जी होती है। सारे बच्चे हां या ना में बताना, अगर अर्थ इस बॉडी को खींच नहीं रही होती, फोर्स नहीं लगा रही होती, तो क्या मैं अगर इसको छोड़ता तो ये नीचे जाती? हां या ना बताओ भाई, क्या ये नीचे जाएगी? हां या ना सारे बच्चे। सर काइनेटिक एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी तो आ सकता है। यस, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, उसी को एनर्जी के टर्म में आप सोचना है, ठीक है। हाँ, उसी को हम लोग एनर्जी के टर्म में ही सोचेंगे। ये जो आप वर्क डन की बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से आ रहा है, अब रिलेशन आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपके स्कूल में नहीं है, लेकिन सोचना है कि हमारे पास अगर मैं इसको यहां से यहां छोड़ रहा हूं तो अर्थ की ग्रेविटी की जो फोर्स है वही इसको खींच रही है, अर्थ के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक फील्ड में है जिसकी वजह से आ रहा है। अगर अर्थ नहीं फोर्स लगाती, आप इसको छोड़ते, ये यहीं रह जाती, इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी। यस, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो आप अपनी स्कूल की लैंग्वेज में बोलोगे एक बॉडी के पास एक ऐसी एनर्जी जो वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन पर डिपेंड करती है, वो बॉडी कहां पर है उसके हिसाब से जो आपकी एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप कोई बोलो कि हमारे पास एक इंट्रैक्शन एनर्जी हमारे पास बिटवीन टू बॉडीज
यही आपके लिए क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। यही आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री में आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या? आराम से ये टॉपिक स्टार्ट करने में पहले रिलेट करना पड़ेगा, फिर इसमें फॉर्मूले 2-3 ही है, उसको ढंग से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वर्च्यू क्या होता है गूगल कर ले भाई, क्योंकि तू समझ नहीं पाएगा, मेरी भाषा में नहीं समझ पाएगा। हाँ ये लो, ले सारे बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ा है। आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस है ना। आइडियल गैसेस में आप कोई फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन नहीं लेते थे, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। लेकिन जब रियल गैसेस की बात करते हो तो सारे गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे पर वेंडरवॉल फोर्सेस लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। ठीक है, समझना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग यू से डिनोट भी करते हैं, इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड ओनली। डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड ओनली। सर कंजर्वेटिव फील्ड क्या होएगा हमारे पास? कंजर्वेटिव फील्ड या तो आपके लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल के लिए डिफाइंड होएगी, ठीक है, या तो हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिकली डिफाइंड होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए डिफाइंड होगी। दोनों ही हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड्स होती है। ठीक है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स आप सभी लोगों ने पढ़ा है, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, या फिर वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। कभी भी आप फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे, सुनना मेरी बात, कभी भी आप फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते हुए देखेंगे, किसी को भी बात करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होती है। इसीलिए आप नॉर्मल आगे चल के सुनेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप टर्म सुनेंगे। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक टर्म सुनेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप एक टर्म सुनेंगे। जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो स्प्रिंग हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आप एक वर्ड सुनेंगे। क्या आपको सबसे पहली बात ये बात चीज समझ आई कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स है, वो फोर्स की वजह से ही एक एनर्जी होती है। जैसे अर्थ और इस पेन के बीच में एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, तो इसके पास एक एनर्जी होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये पॉइंट्स इस ऑर्डर में याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी आपको दिखाई नहीं देगी, आपको बस ये समझना है कि जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर रखा है, आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है, लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, मैंने क्या लिखा, ड्यू टू इट्स पोजीशन, सरफेस से इस पोजीशन पे कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, इस पोजीशन पर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से इतना प्रेस करोगे तो कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, इतना प्रेस करोगे तो कुछ और पोटेंशियल एनर्जी। बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन दैट इज कॉल्ड अवर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक इंट्रैक्शन एनर्जी है, पहली बात हम लोगों को ये ध्यान रखनी है। ये एक हमारे पास इंट्रैक्शन एनर्जी है, ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में। ये हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिसाइड होती है। फिर कंजर्वेटिव में ग्रेविटेशन आता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे को सिलेबस में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारे पास कंजर्वेटिव है, तो वहां पर भी आपको पढ़ना है। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल दो ही टर्म्स हमारे पास रहेंगे। क्लास 12वीं में जाके ये दोबारा आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? हां या ना? सर स्प्रिंग में कौन सी दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं? जरा ध्यान से सारे बच्चे इसको लिखना। जो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स है, जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, ध्यान सुनना, जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं इस तरीके से, तो एक्चुअली में होता क्या है, सारे बच्चे जरा नोटिस करें कि हमारे पास दो एटम्स के बीच का, जो हमारे पास एटम्स है उनको ही आपने खींचा है, पुल किया है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, ध्यान सुनना, बॉन्ड लेंथ हमारे पास इंक्रीज कर जाता है।
और अगर आपको याद हो कि बॉन्ड हमारे पास बने कैसे थे, इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैपिंग से हमारे पास बॉन्ड्स बने थे। सारे बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैपिंग, अपोजिट स्पिन, एक पॉजिटिव स्पिन और एक अपोजिट स्पिन, नेगेटिव स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड करते हैं, तभी हमारे पास बॉन्ड बनते हैं। जब आप इनको खींच रहे हैं तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, अगर आप नोटिस करें, वो किस नेचर का है? ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास फोर्स लगता है। तो ये जो हमारे पास इसके अंदर जो एनर्जी आती है, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही हमारे पास आती है, जिसको आप कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? हाँ या ना? सारे बच्चे, कोई आपसे पूछे कि स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारे पास। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जब आप खींच रहे हैं तो बॉन्ड खींच रहे हैं, बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बना था ना। अब वो आप उनको खींचने की कोशिश करेंगे तो वो वापस आने की कोशिश करेंगे, तो जो फोर्स उनको वापस ला रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा हमारे लिए। क्लियर हुआ क्या ये बात? यस। तो पहली बात, आप सभी लोगों ने स्प्रिंग की बात करी। अब जरा यहां पर समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात हम लोगों ने क्या बात करी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, स्लैश यू इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड ओनली। डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड ओनली। आप कभी भी नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी को सुनेंगे ही नहीं। लाइक फ्रिक्शन की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, विस्कस फोर्स की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये हमेशा कंजर्वेटिव की हमारे पास रहती है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान सुनना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ध्यान सुनना सर, ये आया कहां से? इसकी डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे इन ग्रेविटेशन। सर ग्रेविटेशन में क्यों? अभी पढ़ा दो ना, अभी समझ ही नहीं आएगी तुम्हें, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। और फोर्स का फॉर्मूला अभी कईयों को पता नहीं होगा, तो बाद में हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। अभी आपको देखना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पूरा लिख देता हूं वरना बच्चे बोलेंगे कि ये क्या लिख दिया आपने सर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इज कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सारे बच्चे इसको लिखिए, ठीक है। सर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड भी होती है? नहीं बेटा, फ्रिक्शन की कोई फील्ड नहीं होती। अब जैसे वही मैं कह रहा हूं ना, ये टॉपिक जो है ना स्कूल में इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव साइड से आपको सोचना पड़ेगा। फ्रिक्शन की अपनी कोई फील्ड नहीं होती, अर्थ की ना अपनी ग्रेविटेशन फील्ड होती है। अर्थ के यहां पर रहोगे तब भी खींचेगा, यहां पे रखोगे तब भी खींचेगा, यहां पर रहोगे तब भी खींचेगा। अर्थ एक पर्टिकुलर रीजन तक फोर्स लगा के इसको खींचने की कोशिश करती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इस फील्ड में अगर आप किसी भी पार्टिकल को रखोगे उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपनी होती है, सीधी सी बात, ठीक है। तो इसका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड की अगर आप बात करें तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्मूला आता है। सर ये सर इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन याद करने के लिए माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करिए। ये बताना क्या चाहता है सर? बताना क्या चाहता है? अब कई बच्चों को ये रहेगा सर ये बताना क्या चाहता है। मैंने कहा जरा ये समझिए, अगर हमारे लिए ये सारे कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है, अगर मान लीजिए अर्थ है, आप अर्थ के एक पर्टिकुलर लेवल से दूसरे पर्टिकुलर लेवल पर जा रहे हैं, जैसे ये एक सरफेस है बेटा और एक ये सरफेस है। मुझे बताना कि अगर कोई बॉडी इधर से इधर मूव करी, कोई बॉडी इधर से इधर मूव करी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सारे बच्चे मुझे बताइए। अगर मेरे लिए ए और बी यहां पर है, अगर कोई बॉडी इधर से इधर मूव करी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव या नेगेटिव? सर देन व्हाई नॉट एवरी ऑब्जेक्ट इज स्प्रिंगी? क्या बकवास है बेटा, जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना ही लगा, दिमाग ज्यादा है नहीं जिस लेवल का डाउट तू पूछ रहा है, जितना पढ़ा रहा हूं पहले उतना ही समझ, ठीक है।
अगर बॉडी ए से बी जाएगी, आपने क्या कहा, वर्क डन इज पॉजिटिव। याद रखना कि हमारे पास कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स, लिखो इसको, कभी भी, ये क्या बताता है, कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है, कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इसका मतलब यह है, इस स्टेटमेंट का सर क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि वर्क डन कभी भी हमारे पास पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। मान लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी यूए थी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी यूबी थी, तो आपने कहा कि सर वर्क डन पॉजिटिव है, तो मैंने कहा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ यू फाइनल यूबी माइनस यूए। तो क्या आप यहां से देख के बता सकते हैं कि ये वाला नेगेटिव इधर जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि यूबी इज लेस देन यूए। हाँ यार, इसकी पोटेंशियल, आप नॉर्मली 9वीं क्लास में आपको क्या सिखाया यार, 9वीं क्लास में सिखाया कि जैसी हाइट कम होती है पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, यही पढ़ा है। एक्चुअली में वो हो क्यों रहा है, क्योंकि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज करेगी। यह आप सभी लोगों को 9वीं क्लास में बताया है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज करेगी तो यूबी की वैल्यू यूए से कम हो जाएगी अपने आप। ये इक्वेशन से सर आपने कैसे बता दिया, वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, ये दिस इज माइनस ऑफ यूबी माइनस यूए, तो ये अगर ओवरऑल नेगेटिव आएगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव आने के लिए यूए की वैल्यू ज्यादा है, यूबी की वैल्यू कम है। क्लियर बेटा, मैं आपको पहली बता रहा हूं, चैट बंद करूंगा और सीधा एक बारी में उड़ा दूंगा। ये कॉम्पिटिटिव है, आपको स्कूल में भी पास नहीं होना है या फिर पास होना है, आई डोंट केयर, ठीक है। ये अब ये जो हरकतें हैं ना, ये आप लोग करवाते हो टीचर से, जो आपकी क्लास में चैट चल रही है। सोनू शर्मा, क्या कर रहा है भाई तू, शर्म है तेरे को? फिर तुम बोलोगे सर आप उनके ऊपर ध्यान क्यों देते हो, पूरी स्पैम ऐसे चल रही है। देखो आदित्य, चार क्लास के बाद ना फिर तू बोलेगा कि सर मेरे से ना सवाल नहीं बनते, और तेरी इस बकवास हरकतों के चक्कर में ना मेरे को स्ट्रेस होएगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इतना पढ़ाने के बाद भी क्यों हो रहा है। मन नहीं कर रहा अब ना मेरा क्लास लेने। यार कई बार ना मैं तुम्हें पहली सिग्नल दे देता हूं कि ये स्कूल में नहीं है, अगर तेरी औकात होगी तभी समझ आएगा, ये सीधे कंपटीशन में पूछा जा रहा है, ठीक है। हमें ये बात पता है बेटा, 9वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि अगर एक बॉडी को इस लेवल से अगर आप इस लेवल ले जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ये आप किस सेंस में बोल पाते थे, कहां से पता लगता था? 11वीं क्लास में, 9वीं क्लास में कोई नहीं बताता कि अगर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का सर फॉर्मूला होता है mgh, तो अगर सर हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, अगर हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, ये 9वीं क्लास में बताया। अब 11वीं क्लास में बात है, ये mgh भी क्यों आ गया, कहां से आ गया? 9वीं क्लास में इसका कोई ओरिजिन की बात नहीं हुई, सीधे पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, दैट्स इट, उसी से सोचो। अब 11वीं क्लास में हम उस रीजन पर धीरे धीरे पहुंचेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर तक इस रीजन तक पहुंचेंगे कि ये जो बात हुई कि हाइट कम करने से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई और हाइट बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, ये आया कहां से, उस रीजन पर पहुंच रहे हैं हम। समझिए बेटा, जिनको, जो सीरियस बच्चे हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे, जो नॉन सीरियस है उन्हीं को दर्द हो रहा होगा कि चैट नहीं कर पा रहा। मत कर भाई, तू अब बैठे रहे, ठीक है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है, नहीं तो यही टॉपिक तुम 3 क्लासेस में ले जाओगे अभी। तो मैंने यहां पर कहा है कि वर्क डन जो कंजर्वेटिव होता है माइनस ऑफ यू फाइनल, इसको माइनस ऑफ डेल्टा यू भी लिखते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर आप इसको माइनस के फॉर्म में ही क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एक और टर्म भी आगे आएगा, समझना, ठीक है। अगर मान लो कि पार्टिकल यहां पर था और यहां से यहां गया है, हाइट बढ़ा दी मैंने, अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ा दी, तो ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है। अगर मैं आपको बोलूं वर्क डन फ्रॉम सी टू डी बाय ग्रेविटी,
ग्रेविटी ने वर्क कैसे किया होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे है, मैंने कहा तुम ऊपर जा रहे हो। सर ये ऊपर जाना हुआ, यस, अर्थ के सरफेस के अगेंस्ट ग्रेविटी का फोर्स mg टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ है, तू ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव हुआ, है ना, वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव हुआ। तो तुम अगर आप देखो तो माइनस ऑफ यू फाइनल यूडी माइनस यूसी है। अगर आप देखें नेगेटिव नेगेटिव चला गया तो ये पॉजिटिव इज इक्वल टू यूडी माइनस यूसी। पॉजिटिव कब आएगा? जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी होगा। ग्रेविटी अगर पॉजिटिव वर्क कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, वो यहां से पता लगता है। ग्रेविटी जब नेगेटिव वर्क करती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, हमें यहां से पता लग रहा है। यही आगे चल के स्प्रिंग में भी होगा, ये भी आगे स्प्रिंग में भी होगा। तो हम लोगों ने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज सीखी है उसको ध्यान सुनना। कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क अगर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाना पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज कर रही है, डेल्टा यू आपका नेगेटिव होगा। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। अब कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है सर यू क्या है, ये इस लेवल तक भी पूछते हैं बच्चे, सर यू कहां से आ गया, यू क्या होता है? ठीक है, यू बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी है। समझना, हम लोगों ने अभी जो बात करी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। सर आपने माइनस क्यों लगाया है? मतलब है, ठीक है, मतलब है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो माइनस होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। ये हमें यहीं से समझ आता है जो 9वीं क्लास में आपको सिखाया था। क्लियर? अब ध्यान सुनना कि इफ एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इसकी डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर आप बात करें तो दिस इज डेल्टा यू। वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर आप बात करेंगे, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यस, अगर हमारे लिए टोटल वर्क डन की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, इफ, यार तुम्हें ना ये डेरिवेशन अभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे याद रखना एक फॉर्मूला ये है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव बॉडी स्लोली। अभी ऐसे याद करो, अगर आपसे कोई बोले कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स बोले तो टू मूव बॉडी स्लोली, ये होता है डेल्टा यू के बराबर। दोनों में डिफरेंस है साइन का। ठीक है, ये चीज आपको कहां जाके क्लियर होएगी, मैं आपको अभी बता रहा हूं। इन ग्रेविटेशन चैप्टर वी विल डिराइव एंड सॉल्व। तो सर अभी क्यों बता रहे हो, अभी है ही हमारे सिलेबस में ऐसे, वी विल डिराइव एंड सॉल्व। हमारे फिजिक्स के सिलेबस में कुछ टॉपिक स्टार्टिंग में आ जाते हैं, उनकी रियल एक्सप्लेनेशन बाद में आती है। तो अब हम क्या करें, अभी के लिए आप इसको सीधे ये समझिए, दो फॉर्मूले। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कभी भी कोई बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है, टू मूव बॉडी स्लोली, ये बहुत मैटर करेगा, टू मूव बॉडी स्लोली, तो वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेरिवेशन हम लोग आगे करेंगे। अब जरा इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, हमारे लिए इन्होंने कहा है इन अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन एज, ये हमारे पास एक रीजन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्स पर डिपेंड कर रही है। यू हमारे पास है 4x² प्लस 3x माइनस 5। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली मूविंग द बॉडी। सारे बच्चे इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे, वही दो फॉर्मूले, आपको समय के साथ इसमें क्लैरिटी आएगी। अभी आप कहना आपके दिमाग में होना चाहिए सर ने दो फॉर्मूले दिए थे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल
और मूविंग द बॉडी स्लोली इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस यही दो सर ने बताए, उसको लगाना सीखना है पहले, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली मूविंग द बॉडी फ्रॉम 3,2 टू -1,4। तो मैंने कहा यार पोटेंशियल एनर्जी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर मेरे से कोई बोले वर्क डन एक्सटर्नल बता दो, वर्क डन एक्सटर्नल बता दो स्लोली मूव करने के लिए, ठीक है, स्लोली अगर हमें यहां पर मूव करना है तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, सीधी सी बात। तो फाइनल कहां पर लेके गए हो, हमारे पास फाइनल पॉइंट है -1,4, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू -1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आएगा बेटा 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -5। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमारे पास कितना आएगा बेटा 4 -3 -5। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी 5 6 7 8 और -4 पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है। और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की अगर आप बात करेंगे, इनिशियल था आपका 3,2 पर बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी आप यहां पर 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 -5, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। एक्स की वैल्यू पर मैंने 3 रख दिया तो मेरे को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, एक्स की वैल्यू पर मैंने -1 रख दिया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाएगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करेंगे बेटा तो 4 इंटू 9 प्लस 9 -4 -5, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 4 9 36, ठीक है, 36 प्लस 4 तो ये आ जाएगा आपका 40। अगर कोई मेरे से पूछता, सवाल सुनना, पोटेंशियल एनर्जी देकर मेरे से अगर कोई वर्क पूछेगा तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है 40 माइनस ऑफ -4, गलती मत करना, तो 44 जूल्स का हमारे पास वर्क डन होगा, 44 जूल्स का हमारे पास यहां पर वर्क डन होगा। इसी सवाल में अगर कोई मेरे से पूछ लेता, इसी सवाल में अगर मेरे से कोई पूछ ले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा एक बॉडी को वहां से वहां ले जाने में, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो ये -44 जूल्स हमारे पास होगा, ठीक है, -44 जूल्स हमारे पास होगा। सारे बच्चे बताइए एक बात हम जब करके, क्या आपको ये चीज समझ आई? ग्रेविटेशन में जाके जब मैं समझाऊंगा तब आपको रियलिटी में बता रहा हूं फील आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये आया कैसे और क्यों आया ये भी आपको फील आएगी। अभी के लिए कभी भी मैं पोटेंशियल एनर्जी देके वर्क डन की बात करूं तो आपके दिमाग में ये दो फॉर्मूले जरूर चलने चाहिए। क्लियर? हाँ, कहां पर सारे बच्चे हमारे लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में आएगा हमारे लिए 4, ठीक है, ठीक तो है, यहां पर -3 -5 हमारे पास -8 -4 हो गया, और यहां पे अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, ओके। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज -4 माइनस ऑफ 40 हमारे पास आएगा, तो -44 ये हो जाएगा और +44 ये हो जाएगा, ठीक है, फाइनल ये वाला था। क्लियर सारे बच्चे? ये बात समझ आई? ठीक है। अब ऐसी आपको सवाल देखो, पहला आपका सवाल क्या है सारे बच्चे, आप इसको यहां से समझ सकते थे कि आपको पोटेंशियल एनर्जी देके वर्क डन पूछा जाए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेई ने बहुत सारे सवाल इस पर पूछे, और ये एक्चुअली में मैं बता देता हूं आपको, एक्चुअली में ये 12th क्लास में दोबारा मिलता है। जो बच्चे अगर आपके भाई बहन पढ़ रहे हो तो आप उनसे पूछना कि भैया या दीदी आपने कोई ऐसी चीज देखी है क्या dV/dr। वो कहेंगे कि 12वीं क्लास में, ठीक है, 12वीं क्लास में तो बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर। तो ये जो चीज मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आराम आराम से, तुम्हें ये लगेगा कि सर मेरे को ना इतनी क्लैरिटी नहीं आई जितनी पहले आ रही है। थोड़ी सी क्लैरिटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक, थोड़ी सी भी। सर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इतना भी अगर आपको पता है, बिलीव मी ये टॉपिक 12वीं क्लास तक जाएगा, और ये लेयर बाय लेयर आपको पढ़ाया जाता है, तब जाके ये चीजें समझ आएंगी। तो आपको फॉर्मूला रखना भी आ गया, यूज करना भी आ गया कि हाँ सर इसमें ये पूछा है, ये करना है, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए।
सेकंड बारी इसकी आएगी ग्रेविटेशन चैप्टर में, थर्ड बारी आएगी 12वीं क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और चौथी बारी आएगी मैग्नेटोस्टैटिक्स में 12वीं क्लास में। तो 4 बारी आपके सामने आएगा फॉर्मूला। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड, सर यू मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यू एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच का हमारे पास रिलेशन क्या है। तो अभी हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना, बहुत मस्त चीज आएगी, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। हमारे पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अभी हम लोगों ने बात किया माइनस ऑफ डी यू। डेल्टा की जगह अगर मैं डेल्टा यूज कर रहा हूं तो बड़ा चेंज है, डी यूज कर रहा हूं तो स्मॉल चेंज है। तो अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स को एफ इंटू डी आर की बात करें तो माइनस ऑफ डी यू होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपको कभी भी निकालना है तो आप माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर से निकाल सकते हैं। ध्यान सुनना, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है, स्लोली के लिए डेल्टा यू। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स आप कभी भी निकालना चाहें, ये हमें क्या बता रहा है, अगर इफ वी नो पोटेंशियल एनर्जी, इफ वी नो पोटेंशियल एनर्जी यू, वी कैन डिराइव फोर्स, वी कैन डिराइव फोर्स। सर बताना क्या चाह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर, प्रूफ अभी आपको समझ भी नहीं आएगा और मैं दूंगा भी नहीं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, अभी आपको प्रूफ समझ भी नहीं आएगा और मैं दूंगा भी नहीं, समय बर्बाद होगा, और ये प्योरली कंपटीशन के लिए है, आपका डेरिवेशन स्कूल में आ गया भी नहीं। तो प्लीज मेरे जिस चीज पर ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं उस पर ध्यान सुनिए। अर्थ की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन फील्ड है, जहां पर फील्ड है वहां पर फोर्स है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्यों थी, क्योंकि इंट्रैक्शन की वजह से थी, इंट्रैक्शन फोर्स है। अर्थ है और एक पार्टिकल है, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी है। हां सर पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी मैं दे दूं तो आप फोर्स निकाल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। अब क्या आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, अभी मैं दिखाता हूं इसका, ये बताना क्या चाह रहा है। अब देखो वही चीज है, ये इतनी बार आएगा ना कि आपको धीरे धीरे लेयर बाय लेयर करना है। पहले अप्रोच में सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना सीखना है, सेकंड बारी में और क्लैरिटी आएगी। क्या आप सभी लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, ये बताइए। हाँ भी आ रहा हूं, डीआर क्या होता है मैं बता रहा हूं। यस, स्टॉपिंग, आपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला पढ़ा है, अभी देखना, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई बच्चों को ये होगा कि सर ये है क्या, क्या बताना चाह रहा है, मैं वो बताता हूं। आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, है ना, आपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी निकाला होगा। अगर मान लो ये प्लस क्यू है, सर ने बताया होगा कि अगर यहां पर हमारे पास स्मॉल क्यू है और ये प्लस क्यू है आर डिस्टेंस पर, तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू क्यू बाय आर। यस, इसी को आप लोगों ने क्या रखा होगा कि इस वाले चार्ज अल्फा पार्टिकल के जो चार्ज पार्टिकल, वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो यहां पर आके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। शायद आपने कुछ ऐसे ही करा होगा, हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू, यहां पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में के क्यू क्यू बाय आर प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। आपने यही करा होगा एनर्जी कंजर्वेशन। क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस पता है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस आपको हिंट किया गया है, बिटवीन टू चार्जेस। सर मेरा बैकलॉग है, तू बस सुन बेटा, पीछे रह के चुपचाप सुन फिर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस होता है के Q1 Q2 बाय आर। यस, यही होता है। अब जरा देखो, अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी पता है तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर से।
क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, माइनस डी बाय डी आर डिफ्रेंशिएशन करूंगा इस पूरी पोटेंशियल एनर्जी का। सारे बच्चे जरा देखना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। के क्यू वन क्यू टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, माइनस के क्यू वन क्यू टू आपने बाहर निकाला, और d बाय डी आर डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू r का। तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, k क्यू वन क्यू टू। जरा देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। पावर आगे आएगी, ठीक है, r की पावर -2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो k क्यू वन क्यू टू बाय r का स्क्वायर, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स इनके बीच में होगा। सारे बच्चे जरा यहां पे देखिए। अरे तुम्हें यही चीज का फॉर्मूला प्लस जेडी लिखवा दिया गया होगा, गधे रट्टू तोते। न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेडी लिख के तुम्हारा फॉर्मूला बनाया होगा। मैं कह रहा हूं कि तुमने ये फॉर्मूला देखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाय आर होता है। ये तुमने फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा हुआ है। पूरा डेप्थ में तो हम लोग 12वीं में पढ़ेंगे, इसलिए कह रहा हूं इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाली होती हैं फिजिक्स में। तो अभी आपको बस हल्का हल्का टच समझना कि ये क्या बताना चाह रहा था। ये बता रहा है कि अगर तेरे को पोटेंशियल एनर्जी पता है, कोई भी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी पता है तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, मतलब तू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करेगा तो तेरे को क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? तो ये वाला रिलेशन हमें क्या बताना चाह रहा है भाई? कूलम फोर्स यही तो होता था, याद करिए बोहर्स लॉ में, बोहर्स के पोस्टुलेट में आपने कहा था न्यूक्लियस में हमारे पास जेडी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है, तो आपने जो कूलम फोर्स था के क्यू वन क्यू टू बाय आर का स्क्वायर, यही आपने एम वी स्क्वायर बाय आर रखा था। अगर आपको याद आ रहा हो, के जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान से सुनिएगा, रदरफोर्ड में आपने काइनेटिक एनर्जी जो इसकी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में इक्वेट करी। ये आपका फोर्स है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, और फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर का स्क्वायर। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, आपको क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। ध्यान समझिए, इफ वी नो पोटेंशियल एनर्जी वी कैन डिराइव फोर्स बाय डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर। क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई देखो मैं तुम्हें ये जरूरत नहीं है लिखने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमें बता क्या रहा है कि अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी पता होगी तो आप पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करिए, आगे माइनस लगाइए, अपने आप आपको उनके बीच का क्या फोर्स था वो पता लग जाता है। क्लियर? यस। ये वाला पार्ट लिखने की आपको, सेकंड वाले पार्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहां से अब सारी चीजों को सोचना है। क्लियर? अब आते हैं दूसरी बात पर। सर कॉस थीटा वाला पार्ट अभी आ रहे हैं, रुको 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 रुको, इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे घुसना है इसमें। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर है या वेक्टर है ये बताइए, और फोर्स स्केलर है या वेक्टर है ये बताइए सारे बच्चे। भाई अभी मैंने लिखा है, तेरे को सारी चीजें आर की बता दूं, अभी आ रहा हूं ना उस पर, मेरे को पहुंचने तो दे यार, ठीक है। एक बार जब टॉपिक खत्म होगा तो मेन चीजें तेरे को समझ आ जाएंगी, इसकी थोड़ी गारंटी है। थोड़ा सा तू एक बार सुन, मुझे बता पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है, और फोर्स हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है। यार पोटेंशियल एनर्जी जिन्होंने लिख लिया कोई रो मत बेटा, ठीक है। फालतू का सवाल है कि सर मैंने लिख लिया अब मैं परेशान हो रहा हूं, लपड़ मार दूंगा। अभी लिख लिया अच्छी बात है, नहीं लिखा तब भी अच्छी बात है। और ये है हमारे पास वेक्टर। यस, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और फोर्स हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद जो ला रहे हो वो वेक्टर, उसके पास डायरेक्शन आ गई। अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक ऐसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूं जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन उसके डिफरेंशिएशन के बाद उसके साथ डायरेक्शन भी आ गई। सर हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है। तो अब जो डीआर डीआर आप सभी लोग चिल्ला रहे थे, अब समझो इसमें लेयर्स हैं।
हम लोगों ने एक स्केलर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके एक वेक्टर बनाया है, तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है। तुम देखो साइन भी मैंने थोड़ा सा अजीब सा बनाया है। दिस इज नॉट नॉर्मल डिफरेंशिएशन, दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिफरेंशिएशन। ये कोई नॉर्मल डिफरेंशिएशन हमारे पास है नहीं बेटा। ये जो आपने डिफरेंशिएशन करी है इसी को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ध्यान सुनिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसी को एक और वर्ड भी बोला जाता है फिजिक्स की भाषा में, ग्रेडियंट। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। पहले इतना लिख लीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरी तो बेसिक मैथ्स तैयार नहीं है, मैं तो डिफरेंशिएशन नहीं जानता, अब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा। मैंने कहा रुक जा भाई, पढ़ा लेने दे। ये कोई नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं होती, ये हमारे पास होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आसान है अगर आप पेशेंटली सुनना चाहेंगे तो। ठीक है, क्लियर। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। सर क्या बताना चाह रहे हैं, अब मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, जरा देखना। हमारे पास क्लास 1 क्वेश्चन या कैटेगरी 1, कैसे कैसे सवाल इसी फॉर्मूले में मैं बना सकता हूं। कैटेगरी 1, अगर मान लो मैंने आपको दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इज हमारे पास 3y² प्लस 2y। ठीक है, फाइंड फोर्स एट, ध्यान सुनना, फाइंड फोर्स एट y इक्वल टू 1। सारे बच्चे मुझे को बताना, मेरे हर y पर पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना, मेरे हर y पर पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। जैसे अर्थ के केस में होता है, अगर आप अर्थ के सरफेस की बात करें, आपके इस y पर अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस वाले y पर अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, हां या ना। अर्थ में भी तो ऐसी होता है सर, हर y पर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है, तो फोर्स किसी भी पार्टिकल पर लगता है तो ऐसे लगता है Fy में ही लगेगा। यस और नो, यस और नो। ये कह रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी y में चेंज हो रहा है तो फोर्स y में होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी x में चेंज हो रहा है, इधर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, इधर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, इधर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स आपका x एक्सिस में भी होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी y में चेंज कर रही है तो y में भी हमारे पास होगा। पोटेंशियल एनर्जी z में चेंज कर रही है तो z में भी हमारे पास होगा। अब dr को समझना बेटा, कंसेप्ट क्या था। तुम जो सीधे सीधे कहते हो ना सर ये बता दो, लेयर बाय लेयर समझना पड़ेगा। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाय dr। ये थोड़ा सा d को ऐसे लिखा जाता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक x कंपोनेंट होगा, इसका एक y कंपोनेंट होगा, इसका एक z कंपोनेंट भी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी थी, तो मैं डायरेक्ट एक स्केलर क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन से वेक्टर कैसे बनाता हूं, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। समझना सर मैं fx कैसे निकालूंगा, आप पूरे पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z आपके लिए कांस्टेंट होगा। आप fy कैसे निकालते हैं बेटा, पूरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप y के लिए कर रहे हैं तो x और z आप कांस्टेंट मानिए। अभी एग्जांपल लूंगा, fz अगर आप बात करें तो पूरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, जब आप z के लिए कर रहे हैं तो x और y आपके लिए कांस्टेंट होगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल क्यों, क्योंकि मैं पार्शियलिटी रख रहा हूं। जब मैं x के लिए डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मैं y और z को कांस्टेंट मान रहा हूं। जब मैं y के लिए डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मैं x और z को कांस्टेंट मान रहा हूं। जब मैं z के लिए कर रहा हूं तो x और y के लिए मैं कांस्टेंट मान रहा हूं। ये पार्शियलिटी मैं शो कर रहा हूं, इसीलिए इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। या फिजिक्स में अगर आप हायर टर्म्स में जाएंगे तो ग्रेडियंट वर्ड भी यूज किया जाता है। अब जरा ध्यान सुनना, ठीक है सर आप कैसे निकालूं, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां से मेरे को यह बात पता लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी y में चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, फोर्स भी y में होगा, y में होगा।
जैसे अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस में चेंज होता है तो अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स वाई एक्सिस में होता है। अब जरा देखना कैसे करेंगे। मैंने कहा एफ एक्स पूरा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ एक्स होगा, एफ वाई होगा और एफ जेड होगा। तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा एफ एक्स कैसे निकालेंगे? सर पूरे पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये था 3y² प्लस 2y। सारे बच्चे जरा बताना इसका वैल्यू क्या आएगा। सारे बच्चे, बहुत बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। जब मैं x के लिए कर रहा हूं तो मेरे लिए ध्यान सुनना, y एंड z मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमारे लिए y और z को आप क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। यार तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो और ये पूरा, इसमें y कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बन गया ये। सारे बच्चे जरा देखना, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बन गया x के लिए। हाँ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है। सर y के लिए कैसे करेंगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आराम आराम से करो। एफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाय डी वाई होगा। किसको कांस्टेंट मानूंगा? x और z को। तो पूरे पोटेंशियल एनर्जी को अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, 3y² प्लस 2y। इसमें ना ही कोई x है ना ही कोई z है, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा? माइनस ऑफ 6y प्लस 2। हमें कितने पर बताना था? एट y इक्वल टू 1, एट y इक्वल टू 1, तो ये आएगा -8। ध्यान सुनना। सर fz कैसे निकालोगे? मैंने कहा पूरे के पूरे पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करो, तो x और y को कांस्टेंट मान लेना। तो तुमने कहा ठीक है सर, तो माइनस डी बाय डी जेड पूरा रख दिया 3y² प्लस 2y। तो यार z के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो, y तो कांस्टेंट है। अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद करें तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 0 होता है यार। हो गया क्लियर? हमारा आंसर जरा देखना क्या आया। आंसर आएगा 0i -8j 0k। आपका जो आंसर होगा एट y इक्वल टू 1, जो हमसे पूछा गया था, दैट इज -8j। बच्चे डायरेक्शन लिख ही नहीं रहे थे, सीधे -8। अरे फोर्स वेक्टर है, माइनस इस किस डायरेक्शन में भाई? आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, किधर है? अगर आप लोग जे कैप, आई कैप, के कैप नहीं लगा रहे, सवाल गया आपका। सर प्लीज क्लियर डाउट, कॉस थीटा क्यों नहीं लिया? अब समय दे बेटा, मेरे को समय दे, समझ। चल तेरे को पहले ही बता देते हैं। देख, फोर्स वेक्टर है, ये भी वेक्टर है ना? तुमने कहा हाँ सर। ये आया हमारे पास, मैं ऐसे लिख देता हूं। ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बच्चों को दिक्कत है कि कॉस थीटा कहा गया, और वो दिखता नहीं है लेकिन होता है। चल, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल बता दे। चल सारे बच्चे, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल हमारे पास कितना होगा? सारे बच्चे, सारे बच्चे। सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझा तो रहा ही नहीं हो, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला लगा बस। अभी जब तू यहां पर डॉट प्रोडक्ट करेगा तो एफ एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास आएगा, एफ वाई इंटू डी वाई हमारे पास आएगा, एफ जेड इंटू डी जेड हमारे पास आएगा, and this is equal to माइनस ऑफ डी यू। डॉट प्रोडक्ट करा है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 था, x और x, इन दोनों के बीच का एंगल 0 था, इन दोनों के बीच का एंगल 0 था। हम लोग इसको पूरा डिटेल्ड फॉर्म में ना लिख के हम लोग सीधे कह देते हैं f डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ही एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ये डी आर जब यहां जा रहा है तो समझ जा ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है। तो जब तू यहां पर एफ एक्स अलग से निकाल रहा है तो कॉस 0 हो चुका है, एफ वाई जब तू निकाल रहा है कॉस 0 हो चुका है, एफ जेड जब तू निकाल रहा है कॉस 0 हो चुका है। तेरे को यहां पर लोड नहीं लेना।
मैं यहां पर जब बात कर रहा हूं तो ये एक जनरल डीआर है और ये जनरल फोर्स है, इसमें भी एक एक्स कंपोनेंट है, इसमें भी एक्स कंपोनेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेगा कॉस जीरो हो जाएगा, एफ वाई डी वाई कॉस जीरो, एफ जेड डी जेड कॉस जीरो, हट चुका है वो, इसीलिए ऐसे लिखा है। ठीक है, अब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब सारे बच्चे जरा यहां पर सवाल से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको उसी कैटेगरी में सवाल है, क्वेश्चन बी मैंने आपको दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज 2x² प्लस 3y क्यूब। सारे बच्चे फाइंड फोर्स एट 1,1। चलिए बेटा सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए। मैंने अब आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया है, ठीक है, अब फोर्स बताइए इस पे। ठीक है, हमारे पास सर व्हाट इज डीआर? डीआर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क में होता है। ध्यान सुनो, डीआर क्या है? एक स्मॉल डिस्प्ले, वर्क में आप क्या लेते थे डीआर को? डीएक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डीजेड के कैप, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड से आएगी। तो डीआर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? हमारे पास सर एंगल जीरो कैसे हुआ बेटा? डीएक्स, जब आप एक्स कंपोनेंट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट लोगे, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट लोगे, तभी मैंने एफ एक्स को क्या लिखा है बेटा? दिस इज माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू, तो इन दोनों के बीच का एंगल, फोर्स अलॉन्ग एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स, कॉस जीरो। ठीक है, इसलिए ओके। सर कैन डू वेक्टर्स बी डिवाइडेड? नो। ठीक है सर, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंस? हम जब एक चीज को कांस्टेंट माने दूसरे को ना माने उसको पार्शियलिटी कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी बेटा हमारे पास अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक आपका गैस का सिलेंडर है, उस गैस के अंदर उस गैस के पास एनर्जी है ना, तभी तो आप बर्निंग में यूज कर पा रहे। अब इंटरनल एनर्जी हमारी केमिकल फॉर्म में हो सकती है। इंटरनल एनर्जी में गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उस सिलेंडर के अंदर, तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, उसकी इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी बहुत प्रकार से हो सकती है। एक अगर आप बारूद ले लें, जिसको आप क्या कहते हैं, टीएनटी हमारे पास रहता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कंबशन के फॉर्म में निकलती है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इंट्रैक्शन की एनर्जी है बेटा। ठीक है, हाँ सर व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? जिनका वर्क डन इन क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो और वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सर सेकंड पॉइंट समझ में नहीं समझ में आया, अभी नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं क्लास खत्म होने के बाद उस पर जाता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं। सर एक्स एंड वाई जेड में क्यों कर रहे हो? देख भाई, मैं अगर डायरेक्टली बोल दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स और वाई में है तो फोर्स भी एक्स और वाई में ही होगा। आधे बच्चे सुनेंगे इन स्टेटमेंट को। मैंने कहा पूरा सॉल्व कर भाई, अपने आप समझ आ जाएगा। मैंने अगर ये स्टेटमेंट बोला होता ना बेटा, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान सुनना, अगर मैंने क्लास में ये स्टेटमेंट बोला है ना, कई बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी वाई में चेंज हो रहा है तो फोर्स भी वाई में ही होगा, एक्स में फोर्स नहीं होगा, जेड में फोर्स नहीं। आधे बच्चों को समझ नहीं आएगी बेटा ये बात। अर्थ की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वाई में चेंज होती है, तो अर्थ की ग्रेविटेशन का फोर्स भी वाई में होता है। ये आधे बच्चों को नहीं समझ आएगा बेटा, सारे बच्चे तेज नहीं होते। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और फोर्स पूछा जाए, आप तीनों निकालिए, अपने आप समझ आएगा एक्स में भी नहीं है, जेड में भी नहीं है, सिर्फ वाई में ही हमारे पास होगा। ठीक है, चलिए जरा अब सर हम लोग इसको कैसे करेंगे? अगर आप देखें तो मैंने कहा यार पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स जाना है, तो मैंने कहा फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ सर, तो मैंने कहा कि यार हमारे लिए एफ जेड अलग से निकालूंगा, एफ वाई अलग से निकालूंगा, एफ एक्स अलग से निकालूंगा, ये आएगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों है? मेरे वर्ड को सुनिए, जब आप एक्स के लिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई और जेड को क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट मान लीजिए कि कुछ कांस्टेंट है, तो ये आएगा बेटा माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, पूरे के पूरे पोटेंशियल एनर्जी को रखिए 2x² प्लस 3y का क्यूब हमारे पास आया। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से सुनिए, किसको कांस्टेंट मानेंगे? इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको और इसको, ये पूरा कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है, कई बच्चों की गलती होगी, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो बाहर आ जाता है, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2x, और जब कांस्टेंट सेपरेट है, अलग से है, तो डिफरेंशिएशन इज जीरो। क्या आया?
हमारे लिए एफ वाई की अगर मैं बात करूंगा तो माइनस ऑफ होल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स और जेड को आप क्या मानेंगे, इस बार कांस्टेंट मानेंगे। तो आएगा बेटा माइनस ऑफ डी वाई, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी रख दीजिए 2x² प्लस 3y का क्यूब, यही आएगा। अब जरा देखो, मेरे को किसको कांस्टेंट मानना है, एक्स और जेड को। तो अब कांस्टेंट क्या क्या हो गया, ये और ये। तो जब कांस्टेंट अलग से होता है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, प्लस 3 आपका बाहर आ गया, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y², तो ये आएगा -9y²। क्लियर। एफ जेड अगर हम लोग बात करें तो पूरे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, किसको कांस्टेंट मानोगे, एक्स और वाई को। तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, -d/dz, यहां रखा हम लोगों ने 2x² प्लस 3y²। क्लियर। अब जरा ये चीज सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना कि जब आप z के लिए कर रहे हैं तो x और y दोनों को कांस्टेंट मानना है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर, वेरी गुड। बेटा इधर उधर की बात मत करिए, ठीक है। मैकेनिक्स में अब सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, 2 चैप्टर के अंदर देखना मौत आने वाली है आप लोगों को। आपको दिख जाएगी फिजिक्स, अगर आप पहले से पढ़ते जा रहे हो तो कितनी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप रायता फैला रहे हो तो कितना गंदा होता है, ठीक है। हमारे लिए एट 1,1 तो fx की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हमारे पास 1 डालोगे तो -4 आएगी, fy की वैल्यू आपकी आएगी -9, fz तो आपका 0 है। तो आपसे जो फोर्स पूछा गया है, ध्यान सुनना, ये नहीं कि -13 हमारे पास हो जाएगा, कुछ बच्चे कर भी देंगे, ये i कैप j कैप में करना है, -4 i कैप -9 j कैप एंड 0 k कैप। ध्यान समझिए बेटा, आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं दे दूं तो आप फोर्स निकाल सकते थे कि हमारे पास क्या है, ठीक है, आप फोर्स निकाल सकते थे हमारे पास क्या है। अगर कहां पर क्यूब, कहां हमारे पास 3y³ है, 3y³ भी तो है, तो डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, हां, तो 3 बाहर आ गया, y³ का डिफरेंशिएशन 3y², ठीक तो लिखा है, क्या दिक्कत है। हां सारे बच्चे ठीक तो है, क्लियर। सर इसमें तो फोर्स 2 एक्सिस में आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान सुन, पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग अलोंग एक्स एंड वाई, चेंजिंग अलोंग एक्स एंड वाई, तो फोर्स भी एफ एक्स एंड एफ वाई आएगा, तो वही आया है, हाँ या ना। एक लेवल और ऊपर चलते हैं, ठीक है, इसी में आपका इसके 1-2 लेवल के बाद इरोडोव का सवाल है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी है 3x² प्लस 2y प्लस z² या z³। चलो अब देखते हैं कौन कर पाता है, ठीक है। फाइंड फोर्स एट 1,1,1 इसी प्रकार से आपका एक इरोडोव में भी सवाल है, क्लियर। चलिए भाई, सर थर्ड लाइन रॉन्ग, कौन सी, 1 2 3 हट, 1 2 3 कहां दिक्कत है भाई, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो वो 0 चला गया, y के रिस्पेक्ट में करोगे कांस्टेंट बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, और y³ का डिफरेंशिएशन 3y² हो गया, तो -9y² ही तो बना, हट। क्लियर, हाँ या ना। बेटा इधर उधर की बात मत कर, वंश बेटा पढ़ाई कर ले, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल सीरियस हूं, क्योंकि ये टॉपिक आपकी बहुत सीरियसनेस डिमांड करता है। fz, भाई तू जब z के लिए डिफरेंशिएट कर रहा है तो x और y कांस्टेंट हुए, ये भी पूरा कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तू करेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो वही तो 0 लिखा है मैंने, fz की वैल्यू 0 है, तो क्या दिक्कत है सारे बच्चे,
कहां दिक्कत है भाई? कहां दिक्कत आ रही है? क्यूब है सर। अरे गधे हो क्या यार तुम लोग? यही तो लिखा था भाई, क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो 3 तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट होता है तो बाहर निकाल दिया। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन एक पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी। तो 3 × 3 9 y², वही तो करा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? ठीक है भैया, गलत पढ़ा दिया होगा, तुम पढ़ लेना, ठीक है, तुम तेज हो कर लेना। अब अगला सवाल देख लेते हैं। हमें फोर्स बताना है भाई, यहीं से मेरे को पता लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, ठीक है भाई, कुछ गलत हो गया होगा, तुम्हें पकड़ में आ गया, तुम कर लेना। इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई और जेड। मतलब सारे बच्चे समझना, अर्थ के केस में, धरती के केस में, जब आप ऊपर जाते हैं आपका वाई चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। हाँ सर, चेंज होता है। तो वाई में ही तो फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल वेट किस डायरेक्शन में लगता है सर? वाई एक्सिस में ही लगता है, -mg। यस। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब आपका पोटेंशियल एनर्जी वाई में चेंज होगा तो फोर्स भी वाई में होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स में चेंज हो रहा है तो एक्स में भी फोर्स आएगा, और अगर जेड में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है तो जेड में भी फोर्स आएगा। अब हमारे पास इसके आंसर में एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, तो वाई और जेड आप क्या मानेंगे बेटा? कांस्टेंट मानेंगे। तो ये कितना आएगा बेटा? माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स। पूरा का पूरा फंक्शन रखिएगा। अब कांस्टेंट क्या है नजर रखना बेटा, ये था हमारे पास फंक्शन। अब जरा देखो, माइनस ऑफ कांस्टेंट पकड़ लेना बेटा, एक्स के लिए कर रहा हूं तो एक्स के लिए ये और ये कांस्टेंट हुआ। जब आपका, लिख लो, देख लो भाई, जब आपका कांस्टेंट अलग से होता है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जब आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो आप कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और y² का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, देख लो, अगर मेरा सिर्फ कांस्टेंट है अलग से तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। और अगर आपका कांस्टेंट कभी मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल के साथ तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसी चीज को यहां लगाना, मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 3y इसके साथ कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाइड है, तो जरा देखना, 3y को मैंने बाहर रखा और x² का डिफरेंशिएशन 2x। ये तो सर पूरा ही कांस्टेंट हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, पूरा ही कांस्टेंट है। तो मैंने कहा इनका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में 0 and 0 खत्म। पार्शियल डिफरेंशिएशन आसान ही है, कुछ वैसे खतरनाक चीज है नहीं। एफ वाई की बात करोगे, माइनस डी यू बाय, ध्यान सुनना, डी यू बाय डी वाई करेंगे जब वाई के लिए कर रहे हैं बेटा, तो एक्स और जेड हमारा कांस्टेंट होता है ना। तो माइनस ऑफ डी बाय डी वाई और पूरा पोटेंशियल एनर्जी रख दीजिए 3x² वाई प्लस 2y प्लस z³ इस प्रकार से। तो माइनस ऑफ, ध्यान सुनना, जब मैं यहां पर y के लिए कर रहा हूं तो किसको कांस्टेंट लूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में? x और z को। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। यहां पर ये जो कांस्टेंट है वो y के साथ मल्टीप्लाइड है, तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो वो बाहर निकल आता है डिफरेंशिएशन से। वैसे ही करना, 3x² आपका बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1। यहां पर 2 × 1 आ जाएगा प्लस 0, पूरा कांस्टेंट सेपरेटेड है 0। अगर मैं एफ जेड की बात करूं तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड हमारे पास आएगा। जब आप जेड के लिए करते हैं बेटा तो एक्स और वाई कांस्टेंट लेंगे, हां सर,
तो ध्यान से डिफरेंशिएशन करना, ये dy है हमारे पास, तो पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x² प्लस 2y प्लस z का क्यूब। अब जरा समझना, मैं z के लिए डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं बेटा? z के लिए। तो ये दोनों, ये पूरा का पूरा ही कांस्टेंट हो गया सर, ये भी पूरा कांस्टेंट हो गया सर। तो कांस्टेंट जब अलग से होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 0। और z का 3z का स्क्वायर। सारे बच्चे जरा ये चीज देखना, ठीक है। तो अब हमें कितने पर बताना था? f एट 1,1,1। तो जब आप x और y, मेरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए। देखो x और y अलग अलग होंगे तो fx अलग होगा, x अलग होगा तो fy अलग होगा, fz अलग होगा। तो मुझे 1,1,1 पर चाहिए, तो ये कितना आएगा बेटा? -3 to 6 माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू 1 डाली तो ये आएगा 5, और ये आ जाएगा 1 डाला तो -3। तो जो हमारा फोर्स आ रहा होगा, बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर जो फोर्स आ रहा होगा -6 -5 11, और 11 और 3 -14 आंसर होगा। पागल, फोर्स लिख रहा है तो वेक्टर है, तो -6 i कैप -5 j कैप -3 k कैप, ये तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। यस, हाँ या ना सारे बच्चे? अब इसी प्रकार का, इसी लेवल का आपका एक हमारे पास क्वेश्चन है इरोडोव में। तो ऐसे ही सवाल है, आपको कभी भी पोटेंशियल एनर्जी देके फोर्स पूछ लिया जाए, ऐसा सवाल है, ठीक है। अब देख के तो बच्चा, एग्जाम में अगर मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो इस सवाल को नहीं करेगा, वो कहेगा पता नहीं भाई क्या दे रखा है ये। अब इरोडोव में ऐसा ही सवाल है, पहले इसको खत्म करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। यस, अ पार्टिकल इन अ सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। सर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मतलब? भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही फील्ड डिफाइंड होती है, तो ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। हैज अ पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय, हमारे पास क्या है देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने क्या दिया है? U इज इक्वल टू 20xy डिवाइडेड बाय z। इसमें x भी है, y भी है, z भी है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट इज इक्वल टू, क्लियर? हाँ, अब हमें फोर्स बताना है। देखो सवाल ऐसा ही है, ये आपका इरोडोव में इसी प्रकार का सवाल है, उसका ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें यहां पर ऐसी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। स्कूल में अगर किसी का है तो एक्स का ही आता है जनरली, लेकिन हम तो सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है, स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक्स वाई जेड की पावर -1। तो अगर मैं एफ एक्स निकालूंगा तो मैं कहूंगा -d/dx इस पूरे का 20xyz की पावर -1। याद करो, जब आप एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर पर जाते हो तो आप हमेशा क्या करते हो? पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो। मेरे वर्ड्स को लिख लीजिए, स्केलर से कभी भी वेक्टर पर जाना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जब आप x के लिए कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होगा? ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लो भाई कांस्टेंट को। -20yz की पावर -1 को बाहर निकाल लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो कितना आएगा? -20y डिवाइडेड बाय z। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। -20y डिवाइडेड बाय z आई कैप में आ रहा है, वेरी गुड। अगर मैं fy की बात करूं बेटा तो -d/dy ऑफ 20xyz की पावर -1 हमारे पास होगा। तो कांस्टेंट, अब y के लिए जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो किसको कांस्टेंट लोगे? x, z और 20। तो इनको बाहर निकाल लीजिए बेटा, तो माइनस पहले से था तो ये कितना बाहर आएगा हमारे पास? 20 आ जाएगा सर, x आ जाएगा, z की पावर -1 भी बाहर आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन सर 1 होता है, तो ये बनेगा -20x/z। ठीक है, तो -20x/z हमारे पास यहां पर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सेम है क्या? ये है 20y/z 20x/z, ये दोनों सेम क्यों है? अच्छा, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आ गया। अगर मैं एफ जेड की बात करूंगा बेटा तो -d/dz
किसका 20xyz की पावर -1 आ रहा है। तो जब आप z के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या करोगे, ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट जब अलग से होता है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो आप क्या करते हैं बेटा, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस पहले से लगा हुआ है 20xy और z की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -z की पावर -2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, प्लस 20xy डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर हमारे पास fz होगा। तो ये प्लस में आएगा, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो रहा है। बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो रहा है। कैलकुलेशन में फैले हैं, बी ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर हो रहा है। क्लियर क्लियर सारे बच्चे। अब मैंने आपको ओवरऑल अभी तक क्या चीजें बताई हैं, 3 चीजें बताई हैं, ठीक है। याद रखना, अगर मैं आपको कभी पोटेंशियल एनर्जी देके वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछ लूं तो आप क्या करेंगे बेटा, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी देके वर्क डन बाय एक्सटर्नल स्लोली मूव कराने के लिए बोलूं तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी दे करके अगर मैं आपसे फोर्स के बारे में पूछूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी तो सर स्केलर होती है और मुझसे फोर्स पूछा जा रहा है जो वेक्टर है, तो आई कैप जे कैप के कैप में लिखना है। तो अब आप करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब सवाल जरा यहां पर सुनना बेटा, इन अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास, आपको कितना दिया है बेटा, मास दिया है 4 kg, डिपेंड्स ऑन दिस। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दी है 5x का क्यूब प्लस 4x प्लस 7, ये दिया है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस पोजीशन। सबसे पहले मुझे आंसर से पहले मुझे ये चीज सोच के बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है ना, तो जो बच्चे आज क्लास में पेशेंटली सुनेंगे, विद टाइम 1 साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक वेट करना पड़ेगा। कुछ चीजें क्या होती है ना, जैसे हीरा जो होता है ना, इट टेक्स टाइम, बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में इतने सालों तक रहता है तब जाके उसमें कन्वर्ट होता है। ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है। आप अपने सीनियर्स या अपने भाई बहन जो इस चीज के थ्रू निकल चुके हैं, आप कहना उनसे पूछोगे तब आपको पता लगेगा यार ये टॉपिक बहुत कम जगह पर मिलता है, लेकिन सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अभी आप देखना जेईई मेंस में भर भर के सवाल आते हैं, किताबों में नहीं है। आप कहोगे सर पता नहीं कैसे सवाल पूछते हैं। अब समझना, पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है, इसको रीड करना। तो क्या फोर्स एक्स में लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स में अलग अलग कुछ है तो फोर्स तो लग रहा होगा, फोर्स अलोंग एक्स होगा। हाँ, फोर्स अलोंग एक्स होगा, बिल्कुल होगा। जैसे अर्थ के केस में पोटेंशियल एनर्जी वाई में अलग अलग है तो फोर्स अलोंग वाई होता है, वैसी एक्स में अलग अलग है तो फोर्स अलोंग एक्स होगा। तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए एट 2,4। किस किस के दिमाग में मेथोडोलॉजी समझ आ गई? मुझे किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन चाहिए, मास दे रखा है, तो मैंने कहा यार भाई पहले इसका फोर्स निकाल लेते हैं एफ तो दैट इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z को कांस्टेंट लेंगे। तो जरा समझना, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x का क्यूब प्लस 4x प्लस 7 आया। हाँ सर y और z तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा हटाओ फिर, तो माइनस ऑफ हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 15 x स्क्वायर प्लस 4, यही तो आया। सर एफ वाई की बात करूं 0 आ जाएगा, करके देख ले। डी वाई यहां पर रखा और पूरा फंक्शन रख दे बेटा 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 7। जब तुम y के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बन जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सर z के लिए आपने क्यों नहीं करा? अरे भाई मेरे पास अब दिमाग बन रहा है कि जब मैं फंक्शन ही x का है तो फोर्स भी x में ही होगा, z में आएगा ही नहीं। तो माइनस डी बाई डी जेड और पूरा फंक्शन 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 7। z के लिए जब तू डिफरेंशिएट करेगा बेटा तो ये पूरा का पूरा 0 ही तो हो गया। तो मैंने कहा यार हमारे पास फोर्स एट 2,4 मेरे से पूछा है, तो फोर्स कितना होगा?
सिर्फ एक्स में होगा तो दैट इज माइनस ऑफ 15 इंटू हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ये आ गया बेटा, तो -64 यही आया। मेरे से एक्सेलरेशन पूछा है एट 2,4, तो मैंने कहा भाई मेरे को फोर्स पता लग गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स बटे मास, तो ये कितना आएगा बेटा -64 आई कैप डिवाइडेड बाय मास इज 4, तो -16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ मेरा आंसर आ गया ये। क्लियर है क्या? हाँ या ना सारे बच्चे? थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप सवाल तक पहुंचोगे। स्टार्टिंग में ना ये टॉपिक थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन आप देखना ये टॉपिक में आपका एक बार दो बार आप मेहनत कर लो, अपने आप 12वीं तक आपको मक्खन के जैसे ले जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल, इन द रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास है 2 kg is given as 3x square plus 4y square joules. Find the acceleration of the particle when it is released from this. मुझे पोटेंशियल एनर्जी दे रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, और वो बोल रहे हैं एक्सेलरेशन बता दो जब हम 1,1 से रिलीज कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार एक्सेलरेशन इज फोर्स बटे मास, इसको देख के मुझे पता लग रहा है कि फोर्स आपका एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। सर जेड में भी ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टेप अभी धीरे धीरे करेगा अपने आप, फिर समय के साथ तू स्किप करना स्टार्ट कर देगा। तो एफ एक्स कैसे निकालू? मैंने कहा फोर्स निकाल लेते हैं 1,1 पर, बटे मास कर दूंगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब 2 डायमेंशन का सवाल है, तो मैंने कहा एफ एक्स इज माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तुमने कहा यस, तो मैंने कहा माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा फंक्शन रखेंगे, ध्यान समझना, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर पूरा रखेंगे। सर जब आप x के लिए डिफरेंशिएट करते हो तो y और z कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट ही हो गया, और ये कांस्टेंट, तो मैंने कहा माइनस बाहर निकाल लो, और हमारे पास 3 बाहर आ गया, इंटू डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आया -6x। क्लियर? अगर आप fy की बात करते बेटा तो ये कहते माइनस डी बाई डी वाई और पूरा फंक्शन, गलती मत करना, पूरा का पूरा फंक्शन आप यहां पर रखेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब जरा देखो कि हमारे लिए जब आप y के लिए कर रहे हैं तो x एंड z कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट। तो मैंने कहा कांस्टेंट जब अलग से होता है तो डिफरेंशिएशन 0, हां सर, और 4 मल्टीप्लाइड है तो 4 इंटू 2y, तो ये आ जाएगा -8y। सारे बच्चे अगर मैं देखूं तो फोर्स एट 1,1 कितना लग रहा होगा, तो अब वेक्टर के जैसे करना बेटा, -6i कैप -8j कैप, ये मत कर देना, 8 और 6 दोनों को जोड़ दिया 14 हो गया, 14/2 7, कुछ बच्चे आंसर 7 बोल रहे, तब से बता रहा हूं, सारे स्टेप लिख रहा हूं। सर fz आपने क्यों नहीं कैलकुलेट करा? भाई तू fz को कैलकुलेट कर ले, माइनस डी बाई डी जेड पूरा का पूरा फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट बन जाएगा 0, z आना ही नहीं था, ठीक है। सारे बच्चे जरा देखना, अब मेरे से पूछा है एक्सेलरेशन, तो मैंने कहा भाई फोर्स बटे मास, वेक्टर में जाना बेटा, गलती मत करना, डिवाइडेड बाय मास इज 2, तो ये आएगा बेटा, हम 2 है ना, तो -3i कैप -4j कैप। कोई बोले एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता दो, तब आप करते अंडर रूट में 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो ये, वेक्टर में ये। क्लियर है क्या? हाँ या ना? कुछ बच्चे -7 बोल रहे हैं, गलत, ठीक है, -7 बोल रहे हैं प्रॉपरली गलत। कुछ बच्चे -5 बोल रहे हैं, वो भी गलत। ऑप्शन आपको पटक देगा बेटा। मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था अंडर रूट में x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ये आएगा। क्लियर? या तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए सर -3i कैप -4j कैप है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी है, और या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दीजिए ये।
क्लियर हुआ क्या आपको ये वाली बात? हाँ या ना? आखिरी में मैं समराइज भी करूंगा, आखिरी में मतलब जब ये टॉपिक खत्म होगा तब मैं आपको समराइज करूंगा। अब यहां पर मैं आपको होमवर्क दूंगा, कल ट्राई करके आएंगे आप सभी लोग, ठीक है? इसके जो सबसे कठिन सवाल थे वही करा दिए मैंने आपको। क्लियर? अब आइए दूसरी बात करते हैं। अच्छा, इसमें ये वाले सवाल दे रखे हैं अभी मैंने। अच्छा, अभी ये नहीं है, एक सवाल और लगाओ। कैटेगरी 2 डालना जरा, और ये आपको मैं होमवर्क देके जाऊंगा, क्योंकि देखते हैं कितने बच्चे सोचते हैं। मैं बता दूंगा तो आप सारे लोग कर लेंगे। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक सवाल, दो सवाल दे रहा हूं, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, या चलिए साथ ही में ही करते हैं इक्विलिब्रियम के सवाल का होमवर्क। हम लोग इक्विलिब्रियम कल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसको समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है? इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 3x² आई कैप, ठीक है? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, फाइंड डेल्टा यू बिटवीन 0,0 एंड 1,1। सोच के बताइए कंसेप्ट क्या लगेगा, पहला सवाल। अब सर ग्रेविटेशन पोटेंशियल, बेटा मैं करा दूंगा ना सिलेबस, तू मेरे को ध्यान से सुन पहले, ठीक है? या करोगे खुद से? चलिए तो लिखिए जरा सवाल, फिर दूसरा सवाल। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, कंसेप्ट क्या लगाओगे मुझे ये बताना इस बार। इज हमारे पास 3x² आई कैप प्लस 2y³ जे कैप। पोटेंशियल एनर्जी एट 2,0 is 5 joules. Very good. Find potential energy at 3,2. ये बताना है। नेक्स्ट, अगर आपका fx और x का ग्राफ मैं आपको दे दूं, ठीक है? वेरी गुड। Find change in potential energy from x equal to 3 to x equal to 6। जरा देखें। नेक्स्ट, if potential energy at x equal to 0 is -2 joules, find potential energy at x equal to 8। ये 3 सवाल आपको और सोचने हैं। हिंट कर दूं क्या? वेरी गुड। कई बच्चे सोच पाए कि करना क्या इस बार, ठीक है? जो अभी तक सवाल दिए थे इस डायरेक्शन वाले, कुछ बच्चों को समझ आ रहा होगा, डिफरेंशिएशन वाले, वो आपके कठिन से कठिन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो रिवर्स वाले सवाल हैं वो कठिन ज्यादा नहीं बनेंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है? तो आपको इस डायरेक्शन में आपको सिंप्लीफाइड सवाल मिलेंगे। वेरी गुड, ठीक है? वैसे इसके ऊपर सवाल कम मिलेंगे लेकिन आते हैं। अब बात आती है इक्विलिब्रियम की, ये सोच के आइएगा, ठीक है? तो 3-4 कैटेगरी के सवाल बने बेटा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, बोले स्लोली तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फोर्स कैसे निकालेंगे? माइनस डी यू बाई डी आर। जब यू दे रखा है फोर्स निकालें तो माइनस डी यू बाई डी आर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इन सवालों में फोर्स दे रखा है और यू के बारे में पूछ रहा है, ये सोच के आना है। इससे सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। अब बात आती है इक्विलिब्रियम की। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वर्ड कहीं सुना है? सर मेरा बैकलॉग है। हाँ, लॉज ऑफ मोशन में आप लोगों ने कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम वर्ड सुना होगा। जिनका बैकलॉग है, अब देखो ये वाली चीज कंपटीशन में क्यों, अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगी। सर ये तो आपने पढ़ा दिया। नहीं बेटा, अब देखो असला, वो कहते हैं ना कि
लेयर बाय लेयर आपके दिमाग में चीजें डालती, एक बारी में नहीं डाली जाती। न्यूटन लॉज में पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम होता है जहां पर नेट फोर्स हमारे पास जीरो होता है एक बॉडी पर। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारे पास नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, उसी को आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी आप लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। या तो बॉडी हमेशा रेस्ट पर रहे या हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स, ध्यान सुनना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी ना बेटा 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर हम लोग थ्योरी में आएंगे। और मैथ्स चाहिए बेटा, बिना मैथ्स के आप इसको नहीं कर पाएंगे, पहले ही समझा रहा हूं। आप कहें कि सर मेरी मैथ्स वीक है, तो ये टॉपिक वीक है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मैथमेटिकल है। ठीक है, जरा ये चीज समझना। ठीक है, एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, एक हमारे पास ऐसा सरफेस है। ये ऊपर क्यों जा रहा है, इधर आ जा। ठीक है, अगर मैं इस व्यक्ति को, ठीक है, अगर मैं इस व्यक्ति को, व्यक्ति है कौन है, व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको यहां पर किसी तरीके से एडजस्ट करके एक बार जगह छोड़ूं, ध्यान सुनना, क्या मैं, जैसे आप सभी लोगों ने क्या करा होगा ना, ऐसे कभी ना कभी कोई बाउल लेके उसके टॉप पॉइंट पर पार्टिकल को रखा होगा। अभी समझना बेटा, ठीक है, हम लोगों ने क्या करा है, इसको किसी तरीके से इसके टॉप पॉइंट पर मैं धीरे से रोक कर, मैं कहना भाई भग मत जिया। अरे क्या आप किसी बाउल पर बिल्कुल टॉप पॉइंट पर पार्टिकल को रोक के रख सकते हैं? हाँ। लेकिन अगर आप नोटिस करें थोड़ी देर के बाद, जैसे ये चीज, पहले डायग्राम बनाते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहला आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आपके पास एक भगोना या एक स्फेरिकल सरफेस है। सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना बेटा, सिमुलेशन के चक्कर में कंसेप्ट मत भूल जाना, मैंने पहले बोला है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां पर ब्राइटनेस कम लग रही हो, थोड़ा एडजस्ट करिए। मैंने क्या करा, एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, इसके टॉप पॉइंट पर एक पार्टिकल को धीरे से एडजस्ट कर लिया इस तरीके से कि इसका वजन और नॉर्मल रिएक्शन आपस में बराबर है, तो नेट फोर्स 0 है। सारे बच्चे प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुन के बताइए। एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके टॉप पॉइंट पर मैंने किसी तरीके से कंचे को, बॉल को एडजस्ट करा है कि वो अगर मैं अपना हाथ हटाऊं तो वो हमारे पास mg और n बराबर होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में है, हां या ना? इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, हमारे पास जब नेट फोर्स 0 है, तो ये वाली पोजीशन इसके लिए क्या है, ये वाली पोजीशन, ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है। यस, लेकिन इक्विलिब्रियम भी कई प्रकार के होते हैं। ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है, अगर आपने इस पार्टिकल को हल्का सा टच करा, ये रुकेगा नहीं, भाग जाएगा यहां से। अगर आप समझिए, इस पार्टिकल को अगर आपने हल्का सा टच करा तो पार्टिकल कहां जाएगा, साइड में हो जाएगा। थोड़ा दूर बना रहा हूं, यहां पर आ जाएगा। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा mg। और आपको ही पता है सर्कुलर मोशन में आप किसको रिजॉल्व करते हैं बेटा, रेडियली लाने के लिए। तो mg का एक कंपोनेंट, mg मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने? हमारे लिए ये, हमारे लिए इस साइड से एंगल थीटा है। वैसे जरूरत नहीं है उसको लिखने की, लेकिन ये अगर मान लीजिए थीटा है तो ये थीटा हुआ, तो mg cos थीटा, mg sin थीटा। आपको पता है कि एक फोर्स इसको भगा के ही ले जाएगा। ये इधर से इधर कहीं पर भी डिस्टर्ब करोगे, ये यहां रुकना नहीं चाहता है, हाँ या ना? मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि टॉप पॉइंट पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर तो है, टॉप पॉइंट पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर तो है, इक्विलिब्रियम पर तो है, बट
वहां रहना नहीं चाहता, वहां रहना नहीं चाहता। क्यों सर रहना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि इफ डिस्प्लेस्ड, हल्का सा भी अगर आपने इसको डिस्टर्ब करा तो ये वापस आएगा ही नहीं। इफ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, इफ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, इट विल नेवर कम बैक, इट विल नेवर कम बैक। ये लिखिएगा अपने नोट्स में। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल है भाई। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? ऐसे इक्विलिब्रियम को आप क्या कहते हैं? अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? यस और नो, हाँ या ना? अनस्टेबल क्या होता है यार? जो रहना नहीं चाह रहा वहां पर, है ना? जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पर हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी सिनेरियो कब आएगी? जब आपके पापा घर पर होंगे। यस और नो? आप चुपचाप बिल्कुल पढ़ाई से बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा खुद से थोड़ना होता है। तुम्हारे पापा घर पर आ चुके हैं, इसका मतलब। तो देखा जाए आप अपने इक्विलिब्रियम में हैं, आप फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जैसे पापा हटे तो तुम भी हटे वहां से। यस, तो ऐसा इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल। तुम वहां रहना नहीं चाह रहे बट रहना पड़ रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो इसी बाउल को आप क्या करिए, उल्टा कर दीजिए ऐसे, और इस बाउल पर आपने कंचे को बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर रखा है। यहां रखने में हमें दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर आराम से रखा, तो आपका वजन होगा और mg होगा। ये यहां पर रेस्ट पर है, n की वैल्यू mg के बराबर है, तो समझ जाना ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहां पर अगर आप पार्टिकल को रखेंगे नेट फोर्स 0 आएगा, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप सारे बच्चे जरा बताना, मैं इस पार्टिकल को यहां ले जाऊं तो क्या ये नीचे जाएगा अपने आप या ऊपर जाने की कोशिश करेगा? खुद सोचिएगा कि अगर मैंने इस पार्टिकल को यहां से उठा करके यहां रखा या फिर यहां से उठा करके यहां रख दिया, ये पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश करेगा या फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा? खुद से सोच के बताइए। हाँ सारे बच्चे, सर ये एनएलएम में भी बताया था। नहीं बेटा, एनएलएम में सिर्फ इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 दैट इज इक्विलिब्रियम। अब किस प्रकार का इक्विलिब्रियम है इसको समझना। आपको पता है कि mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये दोनों केसेस में नीचे जाने की कोशिश करेगा। यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन पार्टिकल इज डिस्टर्ब्ड, व्हेन पार्टिकल इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाने की कोशिश करे, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाने की कोशिश करे, उसको आप क्या कहते हैं बेटा? अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसको आप अपना क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहले तो स्टेबल और अनस्टेबल को समझ लीजिए, या चलिए न्यूट्रल की भी बात कर लीजिए, फिर सिमुलेशन दिखाता हूं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीसरा इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब एक डब्बा जमीन पर रखा है, हॉरिजॉन्टल जमीन है, यहां पर एक m मास का डब्बा अगर आप रखेंगे तो इसका वजन और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होएगा। हां सर। इसका वजन और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होएगा। हां सर। मैंने इसको यहां से ले जाके यहां पर रख दिया। सारे बच्चे मुझे बताइए, क्या ये वापस जाएगा? सोच के बताइएगा। और जो ये कहानी को समझेगा ना, कईयों को शायद लग रहा होगा ऐसी है, इसी से मैथमेटिक्स निकल के आ जाएगी अपने आप। मुझे बस ये बताइए, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर मान लीजिए मेरे पास बॉडी यहां है, मैंने इसको यहां से यहां मूव कर दिया, क्या ये वापस जाएगा? नो सर। क्या ये दूर जाएगा? नो। तो ऐसा
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, when particle is displaced from its equilibrium position, from equilibrium position, it neither goes away, it neither goes away or come back to its ओरिजिनल पोजीशन। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या आपको प्रोसेस समझ आया? प्रोसेस ये है। अनस्टेबल क्या है, आप जरा सिमुलेशन से देखिएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अगर मान लीजिए मैंने, ठीक है, मान लीजिए मैंने इनको उठा करके इस पॉइंट पर रखने की कोशिश करिए, किसी तरीके से कोशिश कराए कि अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो ये हमारे पास रुका है, ये रुका ही रहे पार्टिकल, ठीक है। वैसे क्योंकि करना मुश्किल है अभी यहां पर, तो इसका वजन और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस आउट होगा, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन ये अनस्टेबल है या स्टेबल, आप कैसे बताएंगे कि सर अगर आपने इसको हटा करके यहां से यहां छोड़ा तो ये वापस यहां आने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ये दूर भाग रहा है, तो ये हमारे पास अनस्टेबल है। ये वाला हमारे पास अनस्टेबल पॉइंट था, क्योंकि अनस्टेबल पर पार्टिकल वापस जाने की कोशिश नहीं करता है। तो अगर आप बार बार इस पार्टिकल को यहां पर रखने की कोशिश करेंगे तो ये बार बार यहां से भाग जाएगा। तुम यहां रखो या फिर हमारे पास यहां रखो, इसको कहीं पर भी रखोगे, ये इस पॉइंट पर रहना नहीं चाहता। इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास क्या है, जरा ये देखो सारे बच्चे, जरा यहां पर समझना। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है कि अगर आपने यहां पर इस पॉइंट पर देखो, अगर आप रखोगे तो ये नॉर्मल हमारे पास हो जाएगा। डांस नहीं कर रही हैं दोनों का, अभी रुको, इनका डांस रोके पहले तो, हाँ, नहीं तो हमारे बच्चों का भी मन कर जाएगा। बिगड़ायल बच्चे हैं। अभी फिर डांस स्टार्ट हो गया है, रुको, ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ा दिया। अब क्या है कि अगर देखा जाए तो यहां पर mg और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा, mg और नॉर्मल बराबर होगा, तो ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो मैंने कहा कि भाई अगर ये हमारे पास पता नहीं लग रहा है तो इनको उठाओ, यहां से हटा दो। अगर आप यहां से हटाकर इसको छोड़ेंगे तो ये बार बार इधर ही आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बार बार ये इधर ही आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि पार्टिकल बार बार उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या हुआ? अरे कहां उड़ गई वो? अच्छा, रुको रुको रुको, इसको हॉरिजॉन्टल लेवल, अरे कहां जा रहा है ये, रुको, रिफ्रेश, हट। अगर मैं उसको उठा करके यहां रख देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल ही है, तो ये यहीं पर पड़े रहेंगे। इसको उठा करके यहां रख दो तो यहीं पर पड़े रहेंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि यहां पर mg और n बराबर है, यहां पर भी सर mg और n बराबर है, ये चल क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल कभी भी ना ही दूर जाने की कोशिश करता है, ना ही पास आने की कोशिश करेगा उस पॉइंट के। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ क्या ये बात? हाँ या ना सारे बच्चे? हट, अरे ये तो शक्तिमान के जैसे। यस, रोलर कोस्टर भी है इसमें। फ्रिक्शन फ्रिक्शन जीरो कर देते हैं, यहां से छोड़ेंगे तो कूद जाएगी ये, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये अरे मुंडी के बल तो गिरी ही नहीं है, और ऊपर से गिराते हैं। अच्छा यहां पे गिर गई, भाई शक्ति है इसमें। स्लो मोशन, स्लो मोशन अंग्रेजा, फिर क्यों टाइम जलाए। मुंडी के बल तो गिरती होगी, ग्रेविटी कहां गई वहां? टैलेंट है भाई, टैलेंट है। टैलेंट है भाई, टैलेंट है।
अरे अरे अरे, हमें ये देखो, ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्यों सर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है? क्योंकि ये बार बार यहीं आने की कोशिश करेंगे, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां से अगर छोड़ोगे तो ये भाग जाएंगे इधर से, तो ये अनस्टेबल है। लेकिन ये हमारे पास स्टेबल है, क्योंकि ये बार बार यहीं आने की कोशिश होगी। ठीक है, अभी तो एनर्जी हमारे पास है, तो इस साइड भाग के आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये हमारे पास स्टेबल है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे एक चीज आप लोग पढ़ के आइएगा, क्या? बेसिक मैथ्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा। हिंट लग गया होगा आपको, बेसिक मैथ्स का आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। सारे बच्चे, क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? अगर आप नहीं पढ़ के आओगे तो फिर मौत आनी स्टार्ट होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। लिख लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है अनस्टेबल में, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है स्टेबल में, और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है न्यूट्रल में। तो अगर आपको मैं फंक्शन दे दूं तो मैक्सिमा मिनिमा आपको करना पड़ेगा। अब मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते थे? एक बार डिफरेंशिएट करते थे, इक्वल टू 0 डालते थे, फिर डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करते थे। अब आपका मैक्सिमा मिनिमा के एडवांस तक के सवाल आएंगे। क्लियर? ठीक है, तो अगला, अगर आप मैक्सिमा मिनिमा कर लेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा इट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, फिर यहां पर कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, इसके बारे में भी हम लोगों को कल की क्लास में बात करनी है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है, और कल ही हम लोग अपने कुछ एडवांस के सवाल और लगाएंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, फिर पावर पर जाएंगे। पावर एक क्लास लेगा और 2 क्लास सर्कुलर मोशन लेगा। तो अभी मैं ये वाले सवाल आपको छोड़ रहा हूं, इनको ट्राई करके रखिएगा, हम लोग इसका डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, क्लियर? यस। हाँ, अभी टॉपिक खत्म हो जाने तो फिर मैं आपको इसको समराइज भी कर दूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपको बेटा थर्सडे आपको लॉज ऑफ मोशन का वो मिल गया था, क्या क्या कहते हैं, समरी लेक्चर। किसके? पॉसिबल नहीं है? अरे कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, ना मेरे को निकलना है भाई, आई एम टू मच बिजी। यस, आपको मिल गया था बेटा लॉज ऑफ मोशन का। हाँ, यस, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली सर्कुलर मोशन का जो वो है समरी लेक्चर कल परसों थर्सडे फ्राइडे तक सर्कुलर मोशन का भी मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक तक कोशिश करूंगा, वर्क हमारा जैसे खत्म होएगा तो नेक्स्ट वीक तक आपको वर्क का भी मिल जाएगा। क्लियर सारे बच्चे? ठीक है, और क्या, डिलीवरी टाइम हाँ, जा रहे हैं यार, पैसा पीटेंगे, कमाएंगे नहीं, पीट देंगे सब पैसा। यस, टाइम हो चुका है भाई, बहुत पैसा कमाना है। ठीक है, हाँ, अब आप लोग आज वाली डीपीपी से पहले, आज आई थिंक डीपीपी 7 आपको मिली होगी, तो डीपीपी 6 तक ट्राई अब आप आराम से ट्राई करिए। 60 क्वेश्चन तो इसी में हो गए और अपने क्लास के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, चलिए, तो गुस्सा कम दिलाया करिए टीचर्स को बेटा। ठीक है, हम तो हंसमुख इंसान है, वापस आ जाते हैं, कुछ खड़ूस इंसान है गुस्से में ही रह जाते हैं भाई साहब। हाँ, वो तुम्हें बाहर से भली दिखा रहे हो कि ना 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 बेटा तुम तो लुल्लू पुंजू हो, हमारे बहुत प्यारे, अंदर से खुंदस होता है उन लोगों का, हम बता रहे हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, गलत नजरों से तुम्हें देखते हैं कि तुम हो तुच्छ। हाँ, यस, तो हम तो नॉर्मल हो जाते हैं भाई, कितनी देर तक गुस्सा करेंगे हैं? हाँ, नॉर्मल ही सही है भाई, लेकिन दूसरे लोग ना होते नहीं है, दिखाते हैं, दिखावा। ठीक है, हाँ, तभी बाहर जाके बोलते हैं कि अर्जुना वाले ठीक नहीं पढ़ते। हम तो हमेशा ही बोलते हैं भाई, बीच बीच में करते हैं, रायता फैलाते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे। यस, ठीक है, हाँ, बहुत सही। तो फिर प्लीज आप सभी लोग मेहनत करके आइएगा, हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।